अच्छा, हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया। स्ट्रक्चर डब्बा रैम के अंदर उसके अंदर चीजें पड़ी होती हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर एक ही चीज पड़ी होती है, वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू सम एंटिटी। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एक एंटिटी होती है, लाइक स्टूडेंट, एम्प्लॉय, डेट, टाइम, जो भी है, जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ एट्रीब्यूट्स ही हो सकता है वो कोई फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा हो। रियल वर्ल्ड में करते भी हैं, जैसा कि हमारे एम्प्लॉय हैं, हो सकता है वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो या हमने उन पर कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो। हमारे एम्प्लॉय, उनकी सैलरी हमने लिखी थी। अगर हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये एक फंक्शनैलिटी है कि हम उस एम्प्लॉय पे इंक्रीज सैलरी का फंक्शन अप्लाई करेंगे, उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, हो सकता है उसकी प्रमोशन हुई हो। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना, उसके किसी एंटिटी की एट्रीब्यूट्स के अलावा उसके फंक्शंस भी हमें चाहिए होते हैं। तो जब हमने स्ट्रक्चर के अंदर लाके एट्रीब्यूट्स को रख लिया, उसकी इंफॉर्मेशन को रख लिया, तो बहुत ज़रूरी था कि हम यहाँ पे फंक्शंस को भी ला के रखें। तब हमारी जो बात होती है ना, रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक जगह रखने की, वो पूरी होती है। हम ये काम स्ट्रक्चर में भी कर सकते थे कि इंफॉर्मेशन के साथ फंक्शन रखते थे, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया था, उस वक्त तक ऊप का आगाज हो चुका था। लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपने प्रोग्राम लिखने शुरू कर दिए थे। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो फिर कन्वेंशन यही है कि स्ट्रक्चर को ज्यादातर आप देखेंगे ऐसे कि इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही होती है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा डाटा टाइप बनाना हो जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन भी पड़ी हो और वो फंक्शन भी पड़े हो जो उससे रिलेटेड हो, तो आप उसके लिए बनाते हैं क्लासेस। क्लास, इसमें इन्फो भी होती है और फंक्शंस भी होते हैं जो कि वो क्लास परफॉर्म करती है या उस पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर और क्लास में एक फर्क तो ये हो गया। दूसरा फर्क है सिक्योरिटी का। स्ट्रक्चर में हमारा डाटा सिक्योर नहीं होता और क्लास में हमारा डाटा सिक्योर होता है। वो क्यों है? आपने देखा, हम स्ट्रक्चर का सारा जो है ना एट्रीब्यूट्स, वो मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे थे, उनको असेस कर रहे थे, हमें कोई चीज रोक नहीं रही थी। लेकिन चूंकि सिक्योर डाटा की अहमियत बहुत बढ़ गई है और हम नहीं चाहते कि कोई बाहर का बंदा या कोई हैकर या कोई डिस्ट्रैक्टेड माइंड रखने वाला प्रोग्रामर हमारे किसी भी एंटिटी के वेरिएबल को पकड़े और उसकी वैल्यू को छेड़े। लाइक अगर एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी होगी, हो सकता है कोई बंदा सैलरी माइनस में किसी को दे दे। माइनस तो होनी नहीं चाहिए, इलीगल वैल्यू है। तो हम हमारे पास क्लासेस में इस तरह के फिनोमिना होते हैं। अगर यहाँ पे है ना एम्प्लॉय, उसकी सैलरी है, तो वो सैलरी मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्टली हम असेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को हम प्राइवेट बना देते हैं। प्राइवेट का मतलब है सिर्फ इस क्लास के अंदर ही वो नजर आएंगे, मेन के अंदर नजर नहीं आएंगे। और फंक्शन के अंदर हम कुछ ऐसे फंक्शन लिखते हैं जो कि मेन के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर ये फंक्शन हमारे बिहाफ पे इन एट्रीब्यूट्स को असेस करेगा। मीन्स कि अब डायरेक्टली उसको असेस नहीं मिली, उसको इन फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये वाला डब्बा कम सिक्योर है, ये डब्बा ज्यादा सिक्योर है। दूसरी वजह ये आ गई। फिर ये तो एक डाटा हाइड वाली बात मैंने बता दी कि डाटा हाइड कर सकते हैं हम क्लासेस में, और स्ट्रक्चर डाटा हाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा
हम स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन नहीं लिखते, क्लास के अंदर फंक्शन लिख देते हैं, जो मेन डिफरेंस है। अब क्लासेस क्या है? क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, जिस तरह स्ट्रक्चर हमने खुद डिफाइन किए थे, क्लासेस भी हमने खुद डिफाइन किए हैं। एंड दीज आर द टेम्पलेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हमारे ऑब्जेक्ट किस तरह नजर आएंगे। क्लासेस एक टेम्पलेट होते हैं, क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं, और स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स थे। अब इसको प्रैक्टिकली बना के देख लेते हैं कि कर दें। अब आपको सही नजर आ रहा है? अब मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं इसको आप अपने पहले वाले कोर्स में घर जाके करते होते थे प्रैक्टिस जी? ये आप मान के रख लें, जो डेवलपर्स होते हैं ना, कोडिंग होती है, जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे, चाहे सी आउट प्रिंट प्रिंट कराना हो, देखने में हमें सब कुछ आ रहा होता है, आप पेपर भी पास कर लेंगे, ए भी ले लेंगे, लेकिन जब आप खुद काम कर रहे होंगे अपने किसी प्रोजेक्ट पे या क्लाइंट के लिए, अगर हाथों से नहीं किया होगा, हमेशा गलतियां होंगी, पता नहीं चलेगा कि क्या लिखना है। और वो जो बटन दबाने में फ्लो आता है ना एक प्रोग्रामर की उंगलियों में, वो कभी नहीं आएगा। मतलब घर जाके हमेशा कोशिश किया करें कि आगे बैठ के खोल के प्रैक्टिस कर दी, कुछ करें, बहुत जरूरी है मतलब ये चीज। अच्छा, अब वही हमने एम्प्लॉय को इतना रगड़ना है, एम्प्लॉय ने हमसे माफी मांगने लग जाएंगे बॉस के आगे। तो इसकी मिसाल ही लेते हैं। अब हम क्लासेस का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं ना, क्लासेस क्या होता है। चलो, मैं एक क्लास लिखता हूँ, उसका नाम रखते हैं एम्प्लॉय। सेम लाइक स्ट्रक्ट, जिस तरह स्ट्रक्ट का सिंटैक्स था, क्लासेस का भी वही सेम सिंटैक्स है। तो मैंने एम्प्लॉय की क्लास लिखी, सैलरी, बस दो ही इसके रन देती है। जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। और जो क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन होते हैं उनको कहते हैं प्रॉपर्टीज, या उनको मेंबर फंक्शन कहते हैं, या इनको मेंबर वेरिएबल, डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसकी वो है। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का अभी वो देख रहे हैं, वो उसी के लिए एक एग्जांपल शो किया। एम्प्लॉय का मैंने एक यहाँ पे ये क्या क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस। अगर आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने कहना है ऐसा वेरिएबल या ऐसा डाटा टाइप जिसकी टाइप एक क्लास हो। एम्प्लॉय एक क्लास है तो ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं। और इसके अलावा हमने एक रेफरेंस वेरिएबल के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो क्या होता है? अच्छा, क्लास को बनाने के दो तरीके पढ़े थे। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका कौन सा था? सर पॉइंटर से करने वाला। पॉइंटर से करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल होता है कोई ऐसा पॉइंटर जो कि किसी ऐसे डाटा टाइप की तरफ पॉइंट करता है जो कि क्लास होती है, उसको टेक्निकल टर्म में रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। जो सिंपल पॉइंटर होता है जो किसी प्रिमिटिव डाटा टाइप की तरफ पॉइंट करता है, वो उसको पॉइंटर ही बोलते हैं। तो अभी वो सिंटैक्स बाद में देख लेंगे। अभी मैंने एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं इसका नाम यहाँ पे अगर सेट करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज हिडन या प्राइवेट होती है, वो मेन में सेस नहीं हो सकती। अगर मैं करूँ p1 डॉट नेम, इसको सेट भी करूँ या सी आउट करूँ, नहीं चलेगा। चलिए इसको कंपाइल करूँगा, वो कहेगा कि भाई ये तो प्राइवेट है, तो आप इसको सेस नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको पब्लिक बना दूंगा तब ये ठीक हो जाएगा। पब्लिक का मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक के नीचे नीचे जो भी है ना, अब वो मेन के अंदर मैं एक्सेस कर सकूँ, पहली चीज तो ये। अच्छा फर्ज करें कि एक मेरे पास, अब इसमें फंक्शंस भी आगे स्ट्रक्चर में फंक्शन नहीं थे। एक फंक्शन है, उसको क्या कर लेते हैं, इंक्रीज सैलरी। जी अच्छा, अच्छा जावास्क्रिप्ट में हम ना वेरिएबल ऐसे लिखते हैं, कैमल केस, पहला लफ्ज छोटा पहले वर्ड का, फिर दूसरे वर्ड का पहला लफ्ज कैपिटल। ये कन्वेंशन होती है, इसे कहते हैं कैमल केस। जीएस में ज्यादातर ये यूज होती है। अच्छा इनकी सैलरी में मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जो इसका ये है ना सैलरी का एट्रीब्यूट, उसको पकड़ रहा हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई मतलब डबल कर रहा हूँ, और इसका कोई फंक्शन नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट कराऊँ, पहले सैलरी हम वो भी तो करते हैं ना इसकी, p1 डॉट सैलरी बराबर है लाइक 20 30,000। मैंने सैलरी इसकी देखनी है कितनी है, ये 30,000 बता रहा हूँ। अगर मैं p1 डॉट, अब फंक्शन को कॉल करूँ, फंक्शन का इंक्रीज सैलरी, नहीं मैंने फंक्शन कॉल किया ना, तो देखते हैं, मैंने फंक्शन कॉल किया, इसमें सैलरी को पकड़ा इसकी, उसको डबल किया। अब मैं यहाँ पे करूँ अगर सी आउट p1 डॉट सैलरी, यहाँ पे मुझे एंड भी करना चाहिए, ठीक है। नीचे भी लगा देते हैं। चलिए पहले सैलरी कितनी थी उसकी, 30,000। जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया, उसने उसके वो जो सैलरी वाला वेरिएबल था उसको पकड़ा और उसको डबल कर दिया, फिर मैंने दोबारा वही चीज प्रिंट कराया, वो 60,000 हो। इससे में क्या पता चला, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना क्लास के, इसको हम क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनके अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर ये पब्लिक है तो मेन में भी कर सकते हैं। लेकिन क्लास का पहला रूल हमेशा याद रखिए कि आपने कोशिश करनी है सारे के सारे एट्रीब्यूट हमेशा प्राइवेट हो, फिर वो स्ट्रक्चर और इसमें फर्क ही खत्म हो गया। अगर मैं इसको पब्लिक रख दूं तो स्ट्रक्चर में भी हम यही काम कर रहे थे, मेन में जाके, फिर हमें क्लास की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको प्राइवेट कर देता हूँ और नीचे वाले को पब्लिक कर देता हूँ। पहली चीज तो ये। अब यहाँ पे आप बेशक कुछ भी ना लिखें, अगर आप इसको कुछ भी ना लिखेंगे तो ये प्राइवेट होगा, मीन्स के ऊपर वाली चीजें जो कुछ को प्राइवेट है, जैसे पब्लिक का लफ्ज है, पब्लिक के बाद जितनी चीजें लिखी हैं वो मेन में सेस होगी, तो हम प्राइवेट लिख देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कि ये डिस्क्रिप्टिव लगे। चलो ये मैंने प्राइवेट लिख दिया। अच्छा इसमें कोड ऑटो फॉर्मेट नहीं होता ना,
अब ये यहाँ पे मुझे एरर देगा क्योंकि नेम तो अब प्राइवेट है, मैं इसको यहाँ पे सेस कर रहा हूँ, ठीक हो गया ना, और सैलरी भी प्राइवेट है, मैं मेन में सेस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं सी आउट करा रहा हूँ, सैलरी मैं करा ही नहीं सकता मेन में, ये प्राइवेट है, और ये मैं कर सकता हूँ इनकी सैलरी क्योंकि पब्लिक है। अब पहली बात तो ये होगी कि मैंने कहा है कि तमाम के तमाम एट्रीब्यूट हमेशा प्राइवेट रखने हैं। फिर हम इन एट्रीब्यूट को असेस कैसे करें, इनके साथ खेले कैसे हैं, इनको यूज कैसे करें, उसके लिए क्या होता है बाजार क्लासेस में, उसके लिए हम दो तरह के फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन को कहते हैं गेटर और एक को सेटर। सेटर आपको उसके नाम से ही पता है, जो सेट करता है। किसको सेट करता है? जो हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को सेट करता है। जो गेटर है, ये भी नाम से जाहिर है कि वो प्राइवेट वेरिएबल को गेट करता है, मीन मेन के अंदर वो करता है। तो हम यहाँ पे सेटर गेटर लिख देते हैं। नाम आप इन फंक्शन के कुछ भी रखें, कोई इसमें वो नहीं है। तो जी अभी हम दो फंक्शन लिखते हैं, अभी बता देते हैं। वाइड सेट, इसका नाम रखते हैं सेट डाटा, नाम आप जो मुझे रखें। अच्छा, चूंकि मैं अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को सेट कराना चाहता हूँ, इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, और वो मैं इस फंक्शन की हेल्प से करूंगा, इसलिए मैं कहूंगा दिस इज द सेटर फंक्शन। इसके नाम की वजह से नहीं, सर ये क्या काम कर, हाँ जी सर जो स्टक वाला वो था पार्ट, उसमें हम वॉइड वाला जो एरिया था वो हम उससे बाहर लिखते थे स्टक से। आपने ये क्लास में अंदर ही लिख दिया है, तो ये इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। जी सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने ऐसे नहीं करना, लेकिन पढ़ाते वक्त बंदा मारता है शॉर्टकट। चलिए इसको बाहर लिख लेते हैं, असल तरीका बाहर लिखने वाला है, क्योंकि दिस इज द प्रोटोटाइप, उसको आप नीचे डिफाइन करना होता है, वो कर लेते हैं। वाइड दोनों तरीकों से लिखा जाता है सर। इंक्रीज सैलरी, तो इसको यहाँ से निकाल के ये, अब वाला क्या हुआ है, जो इंक्रीज सैलरी का यहाँ पे मैंने प्रोटोटाइप लिखा है और नीचे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डिफाइन। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग? ये जो इंक्रीज सैलरी का फंक्शन है उसकी प्रोटोटाइप यहाँ पे लिखी हुई है क्लास के अंदर, डेफिनेशन यहाँ लिखी है, लेकिन कंपाइलर को पता नहीं चलेगा ये इंक्रीज सैलरी, क्योंकि ये एरर आ जाएगा। ये एक कर्ली, जो कर्ली ब्रैकेट होती है ना सी में, वो एक स्कोप को डिफाइन करती है। तो ये इनकी सैलरी का स्कोप सिर्फ ये है। तो जब इसके स्कोप के बाहर आप इसको डिफाइन करेंगे ना, तो आपको बताना पड़ेगा ये कि इस क्लास का मेंबर है, तो आप क्लास का नाम लिखेंगे, और एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है ये वाला। इसके जरिए आप बताएंगे कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर इसका मैंने प्रोटोटाइप लिखा हुआ है और ये मैं उसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ। वो तो होगी इनहेरिटेंस के अंदर। ये तो सिर्फ हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं आउटसाइड दी क्लास। मैंने पहले फंक्शन को डिफाइन किया था इनसाइड दी क्लास, और मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ आउटसाइड दी क्लास। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, वो ऊपर भी लिख रहे हैं, मेरा गलत नहीं होगा, मर्जी है आपकी। लेकिन जो स्टैंडर्ड वे है वो ये कहते हैं कि क्लास के अंदर सिर्फ ना डेफिनेशन ही वो हो, प्रोटोटाइप्स ही हो, ताकि पढ़ने में आसान। अच्छा, अब सेट डाटा मैं इधर ही लिख रहा हूँ, बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। जो सेट डाटा है ना, पहले इसको चलाओ के अभी जो जो सेट डाटा है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे प्राइवेट मेंबर्स हैं ना उनको मैं इनिशियलाइज करूँ। तो ये एक फंक्शन है, आम फंक्शन होता है जिस तरह, ये दो वो लेगा पैरामीटर। पहला पैरामीटर होगा इसका स्ट्रिंग, मैं नेम सेट में लिख देता हूँ n, और दूसरा पैरामीटर है इंट, मैं s लिख लेता हूँ सैलरी को। तो मैं सेट डाटा के अंदर आऊंगा, मैं लिखूंगा नेम बराबर है n, और
सैलरी बराबर है एस। ये मैंने क्या, आप क्या बातें करी जा रहे हैं? अच्छा पूछ बेशक कर। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, कोर्स को डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, अब ये फंक्शन है सेट डाटा, ये आम फंक्शन है, कोई खास फंक्शन नहीं, जिस तरह हम शुरू से लिखते आ रहे हैं। ये दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर है स्ट्रिंग, उसकी टाइप है, उसका नाम रख दिया एल। दूसरा पैरामीटर की टाइप है इंट, उसका नाम रख दिया एस। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो है ना, अब ये मैंने लिखा नेम, ये किसको रेफर कर रहा है? ये जो मेरा है ना, ये वाला वेरिएबल इसको रेफर कर रहा है, ये मेरे क्लास का प्राइवेट है। मैं कह रहा हूँ जो नेम है ना, उसकी वैल्यू बराबर कर दो जो मैं तुम्हें पास करूंगा ये इस नाम से, और सैलरी की वैल्यू को बराबर कर दो जो मैं तुम्हें एस में पास करूंगा। तो जस्ट मैंने इनिशियलाइज कराया इन वेरिएबल्स को। अगर मैं नीचे आ जाऊँ, ये मैं सारा अगर डिलीट कर दूँ, मैंने एम्प्लॉय का एक इंस्टेंस क्रिएट किया E1। अब मैं लिखता हूँ E1 डॉट सेट डाटा। E1 डॉट सेट डाटा, इसको मैं दो वो सेंड करता हूँ। मैंने नाम क्या रखना है इस बंदे का, फर्स्ट करें उस्मान, और इसकी सैलरी क्या रखनी है, मैंने 5000 रखनी थी। ये पुराने जमाने का बंदा है। अच्छा अरे ये अच्छा सेमी कॉलम मिसिंग, एक काउंटर मिसिंग। अच्छा ये ब्रैकेट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं। चलिए। मैंने सेट डाटा, अब देखें मैंने यहाँ पे E1 के अंदर सेट डाटा को डिफाइन किया था, मैंने उसको कॉल किया, मैंने E1 डॉट सेट डाटा लिखा, इसको दो दो पैरामीटर पास किए। ये दो पैरामीटर कौन से हैं जो इसकी मैंने डेफिनेशन में लिखे थे? पहले की टाइप थी स्ट्रिंग, मैंने उसको नाम पास किया। दूसरे की टाइप थी इंटीजर, जो उसकी सैलरी, मैं सैलरी सेट करनी है, उसकी सैलरी पास की। और अब जो ये E1 है ना, E1 के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? नेम एंड सैलरी, सही है ना? तो नेम को मैंने उस्मान उसका नाम रख दिया, और सैलरी को मैंने 5,00,000, 5,00,000। ये 3 सीखने हैं तो 1000। अच्छा इसको हम कहते हैं, ये फंक्शन है, हमने वैल्यू सेट कर दी। अब मैंने मेन के अंदर अगर इन वैल्यू को प्रिंट करवाना है, मैं डायरेक्टली तो उनको एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा। उसको मैं उसका यहाँ पे लिख दूँ, उसका नाम रख देता हूँ गेट डाटा। गेट डाटा ये कोई भी पैरामीटर नहीं देगा, और ये जस्ट सी आउट करवा रहा है। चलो इस फंक्शन की बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं किया इसने, सी आउट कराया नेम को, सी आउट कराया सैलरी को। और अब मैं अगर E1 के जरिए इस फंक्शन को कॉल करूंगा, क्या होगा? E1 डॉट गेट डाटा, उसने उसका नाम इस बंदे E1 का नाम लिया सैलरी। तो ये फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी की वजह से कराते हैं सेटर एंड गेटर। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, और
गेटर फंक्शन बस ये प्रपोजल क्या होता है, वो ये सेट करते हैं या गेट करते हैं। सर ये कोड भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ ये कोड तो भेज दूंगा आपको। इनको आप असेसर और म्यूटेटर्स भी कह सकते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है। असेसर का मतलब असेस कर रहे हैं और म्यूटेटर्स का मतलब वैल्यू को म्यूटेट कर रहे हैं या असाइन कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, सेटर एंड गेटर की समझ लगी, उनका मकसद क्या है? क्या मकसद है सेटर और गेटर का, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? जी वरना क्लास में और स्ट्रक्चर में फर्क ही खत्म हो जाए। अब हमने वैल्यूज को छुपा दिया है, और ये हमने क्यों किया, ये भी जरा डेमोन्स्ट्रेशन इसकी करने की कोशिश करते हैं। लाइक फर्ज करें कि कोई बंदा यहाँ पे माइनस में सैलरीज को भेजता है, करके देख लेते हैं। तो ये सैलरी इसकी क्या आ रही है, मतलब अब हमने उससे पैसे लेने हैं, उसको पैसे नहीं देने। माइनस का मतलब उसने हमसे डाल दिया, तो ये तो एक इलीगल एक्शन हो गया। तो सेटर एंड गेटर में हम कुछ लॉजिक लिख सकते हैं जो कि हमें इस चीज से बचाता है। आपको क्या लगता है जो समझ आएगी? गेटर से उनको मेन के अंदर असेस करते हैं या रीड करते हैं। उनके साथ जो उनको हमेशा हमें प्रिंट नहीं करवाना, उनके साथ हम उनको डेटाबेस में सेव करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसका तो हाँ, जो हमने वेरिएबल साथ करना है वो डिपेंड करता है हमने क्या लॉजिक या क्या फंक्शनैलिटी लिखनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे माइनस में सैलरी लिखी थी, तो मैं अपने सेटर के अंदर कोई ऐसा लॉजिक लिख सकता हूँ कि वो सैलरी माइनस वाली वो हो जाए, पॉजिटिव में हो जाए। इफ s लेस देन 0, अगर वो माइनस में है, इस लाइन का ये मतलब। फिर हम क्या करना चाहते हैं, फिर हम करना चाहते हैं सैलरी, क्या करूं मैं इधर? हाँ, मोस्ट लॉजिकल तरीका ये जन में आता है, सैलरी इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय -1। मीन्स कि अगर कोई बंदे ने माइनस में सैलरी कटी ना, और ये मैं यहाँ से ठीक है सही। अगर जी कौन से मल्टीप्लाई, मेरा तो ख्याल है चल जाएगा, चला के देख लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको नेम भेजा, यहाँ पे इसको सैलरी भेजी, और नेम को मैंने इसके नेम के बराबर कर दिया। मैंने लिखा कि सैलरी 0 से कम है तो सैलरी को माइनस, अगर माइनस में सैलरी है तो उसको -1 से कर दो ताकि वो पॉजिटिव में हो जाए। एल्स, इसको एल्स में भी बंद करना, वरना नीचे वाला लाजमी चलेगा। एल्स, और मैंने इसको कंडीशन दे दी है कि या तो सैलरी को तुम इस तरीके से सेट करो या उस तरीके से सेट करो। अभी मैंने ये माइनस में दिया है ना, इसको ये चला के देखते हैं। माइनस, ये कितनी अजीब सी चीज आ रही है। सैलरी, सॉरी, यहाँ पे क्या गलती है बता? जो मैंने सैलरी सेंड की है वो कौन से वेरिएबल के अंदर है? किसके अंदर? एन के अंदर पड़ा है हमारा नाम, लेकिन सैलरी कौन से वेरिएबल में पड़ी है? एस। तो मैंने यहाँ पे सैलरी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। सैलरी के अंदर पड़ी थी गार्बेज वैल्यू, जब तक कोई वेरिएबल इनिशियल वैल्यू नहीं होता उसके अंदर एनी कोई वैल्यू पड़ी, तो उसने गार्बेज वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा,
ये आ गया एस। अब मेरा ख्याल है कि इसको चलना चाहिए। हाँ जी चलिए, आपको सेटर एंड गेटर का मकसद समझ लगी? आपको जो डिस्ट्रैक्टिव माइंड का बंदा है यार, इस मेरी से लगती है, इसको मैं माइनस में इसके हैकिंग करके मैं कहूँगा इसकी सैलरी माइनस में कंपनी से पैसे दे, वो उसको इस चीज़ से रोकने के लिए। अब आपको समझ लगी हमने प्राइवेट क्यों रखा है अपने। ये तो बड़ी फजूल सी मिसाल थी, पता नहीं और कैसे कैसे सिक्योरिटी हम चाहते हैं कि कोई बाहर का प्रोग्रामर या कोई और हैकर अपने स्क्रिप्ट के जरिए उन वेरिएबल्स को असेस ना कर सके, वो प्राइवेट बना दी। अब जो हम फंक्शन लिखेंगे ना, उसी फंक्शन की मदद से वो उसको असेस करेगा और हमारी मर्जी से ही है कि वो उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकता है। ये क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब ये दो सेटर गेटर भी खत्म हो गए। अब एक दिस पॉइंटर, जिसका कीवर्ड आपने सुना होगा। यस सर। क्या होता है, कहाँ पे सुना है? कंस्ट्रक्टर में भी यूज होता है, हाँ। तो ये काम क्या करता है? सही हो गया, ठीक हो गया। इन्होंने ठीक था। अब हम पढ़ेंगे दिस पॉइंटर के बारे में, वो भी आपको अक्सर कोड में देखने को मिलेगा सारे। आपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा होगा कि आप अपने वेरिएबल्स के नाम ना बड़े वो रखें, मीनिंगफुल। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम रखा है एन। एन कोई अच्छा नाम है कि बुरा नाम है? बुरा नाम। हमें क्या पता है एन क्या है? तो हम क्या चीज पास करना चाह रहे हैं? नेम। तो यहाँ पे हमें नेम ही लिखना चाहिए असूलन, अगर हमने कोड पढ़ने वाले के लिए आसानी पैदा करनी। नेम वन भी लिख सकते हैं, लेकिन नेम वन भी इतना अच्छा नहीं, हमें नेम ही लिखना चाहिए। हमने नेम पास किया, नेम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और दूसरे नंबर पे मैं क्या पास करूँ? सैलरी। चलिए, मैंने अपने वेरिएबल्स के नाम को जरा अच्छा बना लिया, लेकिन यहाँ पे फिर एक गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे भी मैं बदल दूँ नीचे नेम सैलरी। अब मैंने नाम तो अच्छे बना दिए, लेकिन कंपाइलर अब ना कंफ्यूज हो जाएगा एक चीज में। वो जब इस फंक्शन के अंदर आएगा ना सेट डाटा, जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया सेट डाटा को, यहाँ पे एक नेम सेंड किया, यहाँ पे सैलरी सेंड की, जब इस फंक्शन के अंदर आएगा ये नेम है, वो कहेगा अच्छा चलो, कहेगा नेम को बराबर कर दो नेम को। अब वो कहेगा ये वाला नेम है कि ये वाला नेम है? वो कहेगा ये वाला है कि वो कहेगा यार नाम ही सेम है, मुझे क्या पता कि तुम क्लास के एट्रीब्यूट की बात करो कि लोकल वेरिएबल की बात करो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें C++ एक पॉइंटर देती है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट उस ऑब्जेक्ट के साथ हमें दिस नाम का एक पॉइंटर मिल जाता है, जो कि हमेशा उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा मेमोरी में। मतलब बाय डिफॉल्ट उस पॉइंटर के अंदर उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा होगा, पॉइंटर के अंदर एड्रेस होता है। तो जब हम कोई इस तरह का कोड लिखेंगे ना, तो हम उसको बताएंगे कि ये वाला एट्रीब्यूट इसको रेफर कर रहा है और ये लोकल वेरिएबल को। तो चूंकि ये नेम है, हम उसको इससे रेफर करना चाहते हैं, हम लिखेंगे दिस डॉट नेम। ठीक हो गया। इसी तरह दिस डॉट सैलरी, इसी तरह। अच्छा, ये मुझे अब ये इसकी कंपाइलर की वो दूर हो गई है, कंफ्यूजन हमको पता चल गया। अच्छा, जहाँ पे दिस आ गया मतलब इस नेम की बात हो रही है, यहाँ पे दिस आ गया इस सैलरी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे इसको चला के देखते हैं। हाँ, एरोपेटर है। चूंकि ये आपने पढ़ा होगा पॉइंटर, जब आप पॉइंटर के जरिए किसी वो स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो नेम डाटा मेंबर है, जिस पॉइंटर है, तो यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एरो। अब ये ठीक हो जाएगा।
अब इसकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। अब हमने नाम भी बदल दिया और इसको एज इट इज ऐसे, अच्छा हाँ वो सही है। ये एज इट इज परफॉर्म कर रहा है। तो हमने दो तीन चीजें देख ली, सेटर फंक्शन क्या होते हैं, गेटर फंक्शन क्या होते हैं, और दिस पॉइंटर क्या होता है। सही है। बस आज के लिए क्लास प्राइवेट क्यों करते हैं, प्राइवेट का क्या फायदा होता है, पब्लिक पब्लिक वाले मेन में हम असेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और आगे फिर चलेंगे। ठीक हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए अब अटेंडेंस होती है। नहीं और अटेंडेंस शफकत को नहीं जानता। अच्छा, अब्दुल राफे, अब्दुल हादी, अब्दुल मुकद्दम, Present, sir. कौन? मुकद्दम, Yes, sir. अब्दुल आयान, एमन, Present, sir. अली रजाक, कौन है? Present, sir. Ali Reza, sir, present. अच्छा ऑनलाइन। आमिना शहजादी, Present, sir. अरसलान अहमद, दानियाल अब्बास, Present, sir. फहीम असलम, Present, sir. फेक जाहिर, फरिया बतूल, हारिस अहमद, हाफिज मोहम्मद, जुहैर, Present. जुहैर साहब आए, Present. हमाद इमरान, हमजा जमील, हसनैन यूनस, लाइबा खुरम, मसूद रशीद, Present, sir. मोहम्मद सामिक शाहिद, मोहम्मद बिन वारिस, मोहम्मद वारिस, मोहम्मद बुरहान। अच्छा, बुरहान का मुझे फोन आया कि मैं मोटरवे पे हूँ, मेरे सिग्नल गिर जाते हैं, आप लगा दीजिए। अच्छा, मोहम्मद अदीन, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हमजा, Present, sir. मोहम्मद मुनीब, Present. मोहम्मद नुमान, Sir Muhammad Munib, present. मोहम्मद सुल्तान सरवर, Present, sir. Sir Muhammad Munib Zaid, present. मोहम्मद वाजिद, Present, sir. मोहम्मद यूसुफ, नजफ अली, उमर। present, यूसुफ में कंफ्यूजन थी, कौन है जी यूसुफ? आए मैं यहाँ पे? अच्छा, राजा राजा असफरुल्लाह, राना उस्मान, राना जैन, Present, sir. शमसा, सुहेल असगर, सैयद जैफ, उसामा मुश्ताक, present, sir, उसामा आमिर, उसामा बिन खालिद, Yes, sir. Present. मर्दा अली। प्रॉक्सी लगाना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि अब जो ऑनलाइन बैठे हैं एक जना 10 लोगों को प्रेजेंट करे। मैं अब वो Sir Abdul Hadi, present. Sir Muhammad Munib Zaid, present. मतलब ऑनलाइन में हम भी मजबूर हैं, नहीं हम कर सकते, वो आपकी मर्जी है।
लेकिन ये है, एक झूठ का गुनाह है, एक बिच्छू तो लगाने मुझे का नुकसान नहीं होना। मतलब अल्लाह भी कहेंगे देखो टीचर के सामने बैठे उसको धोखा दे रहा है, छोटा सा गुनाह है लेकिन आगे आप सर जी वो आपने कहा था कि आप जो ना अपलोड करेंगे उस पे LMS पे, कब तक करेंगे उसको, असाइनमेंट जो आप कह रहे थे? मैं आज जाके उसकी थ्रेड ओपन कर देता हूँ और ऐसे मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है कि क्या करना है, आप लोग वीडियो जाके देखिएगा जी। बनाया है हाँ वो जो है एडमिन कौन है एडमिन? आप हैं, फिर कर दे सारों को जितने लोग हैं। असाइनमेंट का 1 वीक बल्कि 2-3 दिन भी होने चाहिए साथ ही तो है। मिड तो आपका आया खड़ा है, ये 2 महीने मजाक है, ऐसे खत्म हो जाएगा। अच्छा अभी मुझे एनरोल करते हैं मैं आपको जरा ये स्लाइडें सेंड कर दूं थ्रू ईमेल, और ईमेल से व्हाट्सएप पे कर दीजिए, यहाँ पे व्हाट्सएप चलता नहीं है वैसे। LMS पे मैं अपलोड करता हूँ, वो फाइल की बजाय ना वो प्रिंट हो जाती है, ये अजीब चीज़ है, फाइल होनी चाहिए अपलोड। चले उधर भी कर देता हूँ, इधर भी कर देता हूँ। सर जी लीव कर जाए। किस चीज में? मिड जब आएगा तब फैसला कर लेंगे, फैसला कर लेंगे। पिछली बार तो मैं दिल नहीं कर रहा था पेपर, मैंने काफी पेस्ट मारा गूगल पे, वो मजाक था, वो मैंने एक वेबसाइट खोली, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, फाइनल भी बहुत इजी था, लेकिन उसमें भी बहुत ही बच्चों ने भी उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ था। हाँ जी लैब अभी हुई नहीं एक भी, बड़ी अजीब बात है। लेकिन लैब में भी यही कुछ करना है। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ जी सर काइंडली क्वेश्चन था सर कि हमारी जो लैब है सर उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सॉरी दोबारा बोलिए जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शोर हो रहा था, दोबारा बात पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारी लैब कब है कल? लैब जो आपको मिला ना शेड्यूल, उसी के मुताबिक होगी, अब हो क्यों नहीं रही ये मुझे नहीं पता, क्योंकि शेड्यूल में तो है। सर ऑफिस से पूछ लें। हाँ आप उनसे पूछें कि क्यों नहीं हो रही, तो ठीक है सर से पूछेंगे ना। सर हमें ना रूम का पता है हमें, और ना ही सर का पता है फैकल्टी को कौन से टीचर है हमारे। तो आप अपनी पोर्टल चेक करें ना, 11 से 1:30 बजे का टाइम है, आई थिंक फ्राइडे और मेरे सैटरडे सेम। पोर्टल पे शो नहीं ना होता, कुछ बच्चों का लैब कोर्सेज ऐड करना पड़ता है, हमारा ऐड नहीं होता, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। वो ना जो नया बच्चे ना इनकी लैब का एक क्रेडिट ज्यादा होता है और हमारे 4 इकट्ठे जो हमारा ना वो क्राइटेरिया अलग है इनसे, जो ये बाद में मतलब हाँ मुझे पता है 16 को बैच है, 20 नंबर आपके लैब वो आपके थ्योरी में एडजस्ट करते हैं। हाँ तो वो पहले तो ये होता था कि इनरोलमेंट हो जाती, डायरेक्टली हमें पता चल जाता कि ये लैब है ये लैब,
लेकिन आप तो आपको गवर्नमेंट भी नहीं हो रही, सर का भी नहीं पता हमें किससे जाएगा। ये आप एकेडमिक्स तो कहना पुराने बैच के नीचे जी, डिपार्टमेंट में ठीक है। तो हमें अभी एलएमएस में कैसे आप मेरे पास हैं तो यस सर। बस मैंने आपकी नंबर लगानी है। आपने लैब में भी पढ़ना है, ठीक है, वहाँ पे वो भी- भी 1 में पढ़ ले, 2 में पढ़ ले, कोई चक्कर नहीं। हाँ वहाँ पे भी आपने इनरोल होना है। फिर मैं उनसे नंबर आपने लगाना है, मैं उधर से नंबर आपने हाँ पढ़ा जी है, आप उनसे मैं नंबर लगवा लूँगा, जी सर, ऐसे ही फिर वो एडजस्ट कर लूँगा कि इधर इतने आए इधर इधर वो फिर मेरा होगा, क्योंकि अब आपका तो मेरे पास ही है ना, मैंने आपने लगाना है पूरा। डेटाबेस में पूछा था मेरे पास वो भी पुराने बैच का था, उसका भी यही सिस्टम। वो हमारा पूरा मतलब जो है ना हमारा जो बनेगा ग्रेड वो आपने सर। ठीक है बच्चों, अब मैं और सर ये कॉन्फ्रेंस वो एंड करने लगा, किसी को कोई सवाल तो नहीं था? और ये सर